ये जो फीमेल पेल्विस है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी जो बोनी स्ट्रक्चर्स है वो देखी थी। आज हम देखेंगे कि इसका जो मिडवाइफरी इंपॉर्टेंस है वो कैसी है, क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रीजन्स ऑफ द पेल्विस। फीमेल पेल्विस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है, अब हम इस क्लास में जानेंगे। ट्रू पेल्विस वो एक कैविटी है जिसमें डिलीवरी के दौरान जो फीटस है उसको पास होना होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये ट्रू पेल्विस लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन है यहाँ से ब्रिम होती है या इनलेट होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। इसके बाद कैविटी और उसके बाद लास्ट में आउटलेट आएगा। तो पेल्विक ब्रिम को हम जान लेते हैं कि जो ये सरकमफ्रेंस या परिधि है ये लगभग राउंडेड होती है, इसे ही हम ब्रिम या पेल्विक इनलेट कहते हैं। ये रफली राउंड होता है, बस एंटीरियरली जहाँ सैक्रल प्रोमोंडरी है वहाँ छोटा सा एक प्रोमिनेंस अंदर की ओर आया हुआ होता है, प्रक्षेपित होता है। तो थोड़ा सा गोलाई जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, अदरवाइज ये राउंड ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पेल्विक ब्रिम है इस पे कुछ निश्चित पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैंडमार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम में प्रैक्टिकली कई बार पूछ लेते हैं कि ओके पेल्विस आपको दे दी जाती है कि चलो इसके लैंडमार्क्स बताओ। तो पेल्विक लैंडमार्क्स बेसिकली 9 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहाँ पर दोनों ये प्यूबिक बोन्स जुड़ती हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस है। उसके बाद एक उभरी हुई एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट के बाद एक छोटा सा उभार होता है जिसको प्यूबिक ट्यूबरकल कहेंगे। प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद पेक्टिनियल लाइन आएगी, और पेक्टिनियल लाइन के बाद इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, एक उभार आएगा, और उसके बाद में एक इलियोपेक्टिनियल लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद ये सैक्रोइलियक जॉइंट है जहाँ पर सैक्रम और इलियम जॉइंट करते हैं। उसके बाद एला ऑफ सैक्रम है और सैक्रल प्रोमोंटरी है। ठीक है, तो ये ही सिस्टम इस तरफ होता है और यही सिस्टम इस तरफ होता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो ये 9 मेन लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विक ब्रिम है। ब्रिम के नीचे अगर अंदर जाते हैं कैविटी में तो वहाँ तो ये है पेल्विक कैविटी। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रू पेल्विस। वास्तविक श्रोणी या ट्रू पेल्विस की जो कैविटी है वो ऊपर पेल्विक ब्रिम से शुरू होती है और नीचे आउटलेट तक जाती है। आगे की ओर ये प्यूबिक बोन से बाउंडेड होती है, ठीक है ना, और पीछे की ओर जो है वो सैक्रम होता है। जो आगे की ओर इसकी जो गहराई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो 4 सेंटीमीटर है। और पीछे की तरफ देखें तो ये त्रिकास्ती अर्थात ये जो सैक्रम है वो इसकी लंबाई बनाता है, और पीछे की तरफ इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। ये जो मेजरमेंट है कि पीछे की तरफ 12 और आगे की तरफ 4, तो इसके कारण ही ये जो कैनाल है, जो पेल्विक कैविटी है वो कर्व्ड होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर साइड वॉल्स देखें तो साइड वॉल्स किससे बनी होती है, एक तो जो बोन्स हैं उनके द्वारा और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनल मसल के द्वारा, ठीक है, वो बनती हैं। ये जो पेल्विक कैविटी है इसमें पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, मेनली रेक्टम, ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन्स, ऑब्स्टेट्रिकल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो सबसे पीछे की ओर रेक्टम होता है, यहाँ सैक्रम की तरफ। आगे की ओर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय होगा, और बीच में यूट्रस होगा। वैसे तो जो वेजाइनल स्ट्रक्चर है वो है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ यूट्रस होता है। अब आते हैं हम आउटलेट पर। तो जो ट्रू पेल्विस है उसका लास्ट पार्ट एक अनियमित आकार का होता है और वहाँ पर आउटलेट होती है।
आउटलेट बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट बोन से बनी होती है, जो प्रत्येक बोन का जो निचला लोअर एंड है वहाँ से हम अगर एक लाइन, इमेजरी लाइन बनाएं तो ये बनता है, और साथ ही में इसमें सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी इसकी बाउंड्री बनाता है। अगर हम ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट देखें तो ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट क्या होगा, जिसकी ज़रूरत हमें डिलीवरी में पड़ेगी। तो एक्चुअल में जब फीटस बाहर आता है तो कौन से लैंडमार्क से बाहर आता है, वो हमारा ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट होता है। इसमें जो ट्रू पेल्विस का जो सबसे संकीर्ण पार्ट, नैरोएस्ट पार्ट होगा, वो हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। और ये भी ये डायमंड शेप का होता है। जो संकीर्ण पेल्विक स्टेट जो होती है वो सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट, इस्चियल स्पाइन और सिम्फाइसिस प्यूबिस की निचली सीमा के बीच में होता है, और ये एनाटॉमिकल आउटलेट से पहले होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि एनाटॉमिकल आउटलेट तो अप टू कॉक्सिक्स होता है, बट जो ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट है वो अप टू जो सेक्रम की टिप होती है, फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा, वहाँ तक होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम कॉक्सिक्स थोड़ा सा पीछे की ओर चला जाता है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिलता है। अब आती है फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस पेल्विक ब्रिम से ऊपर का एरिया है, और स्पेशली जो फ्लेयर्ड आउट पार्ट हमारा इलियम का होता है वहाँ पर ये बनती है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स पेल्विस है, और इसमें बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। मिडवेफरी में इसका फॉल्स पेल्विस का कोई विशेष महत्व नहीं है। अब आते हैं पेल्विक डायमीटर्स, जो प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा डायमीटर कितना होता है नॉर्मली। तो पेल्विक डायमीटर हम लेते हैं, ब्रिम का भी डायमीटर लेते हैं, कैविटी का भी लेते हैं, और आउटलेट का भी लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पेल्विक ब्रिम के डायमीटर्स कौन से हैं। तो पेल्विक ब्रिम के मेन डायमीटर है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, या इसको हम कॉन्जुगेट डायमीटर भी कहते हैं। कई बार ये कॉन्जुगेट डायमीटर के नाम से आ जाता है, और कई बार एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर के नाम से आता है। फिर ट्रांसवर्स डायमीटर आता है, और फिर ओब्लिक डायमीटर आता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। जो एंटीरो पोस्टीरियर या कॉन्जुगेट डायमीटर है वो स्टार्ट होता है सेक्रल प्रोमोटोरी से और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, जिसकी जो मेजरमेंट होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, और इसको मेजर कहाँ से करते हैं, सेक्रल प्रोमोटरी से शुरू करके जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर एंड है वहाँ तक इसको मेजर करेंगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये वाला मेजरमेंट, ठीक है। इसको ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट भी कहेंगे। फिर है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट मतलब एक्चुअल जो स्पेस हमें कितना मिलेगा फीटस को, जो फीटल हेड है उसको पास होने के लिए, तो वो होगा सेक्रल प्रोमोटरी से लेकर और जो थोड़ा सा टिप से पीछे सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में जो लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट स्पेस होगा उसको हम ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहेंगे। इसकी जो लेंथ होती है नॉर्मली 11 सेंटीमीटर होती है, और ये थोड़ा सा नीचे होगा। यह जो मेजरमेंट है ये हमारे लिए मिडवाइफरी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही, इसी स्पेस से ही होकर फीटस को गुजरना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट होता है अगेन स्टार्ट तो वहीं से ही होगा सेक्रल प्रोमोटरी से, बट ये आएगा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर एंड है वहाँ तक, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। इसको हम प्रैक्टिकली असेस कर सकते हैं जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। अब आता है ओब्लिक डायमीटर्स। ओब्लिक डायमीटर कौन से हैं? तिरछे, ठीक है। यह एक तरफ का जो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस से कहाँ तक? सैक्रोइलियक जॉइंट तक, ठीक है। तो ये दो होंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। राइट ओब्लिक डायमीटर और लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर, और इनका जो मेजरमेंट होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड का ओब्लिक डायमीटर है या बायां है उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे? लेफ्ट साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट से, और राइट साइड वाले ओब्लिक को हम शुरू करेंगे राइट
सैक्रोइलियक जॉइंट से, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा ये ओब्लिक डायामीटर होगा। ब्रिम का लास्ट डायामीटर इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसवर्स डायामीटर। ट्रांसवर्स डायामीटर वो स्पेस होगा पेल्विक ब्रिम पे जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये पूरा हम मेजरमेंट उस स्पेस को करेंगे जहाँ हमें मैक्सिमम लेंथ मिलती है, और ये कितनी होती है 13 सेंटीमीटर। अब ये बेसिक जो 3 डायमीटर होते हैं, इसके अलावा एक डायमीटर हम और भी स्टडी करते हैं जिसको हम सैक्रोकोटाइलॉइड डायमीटर कहते हैं। ये इस डायमीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो फिटल हेड है वो यहाँ भी अरेस्ट हो जाता है, अटक जाता है। ये कहाँ है? ये सैक्रल प्रोमोटरी यानी त्रिक प्रोमोटरी से यहाँ से शुरू होता है और जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा जो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है वहाँ तक, ठीक है, सेम साइड में, ठीक है ना। ओब्लिक नहीं जाएगा, सेम साइड में जाएगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट सैक्रोकोटाइलॉइड, और इधर एक हो जाएगा राइट सैक्रोकोटाइलॉइड डायमीटर, ठीक है। तो इसको आप वैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, बट बेसिकली 3 डायमीटर ही पूछे जाते हैं, एपी या कॉन्जुगेट डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। उसके बाद डायमीटर्स पेल्विक कैविटी के आ जाते हैं। तो पेल्विक कैविटी के जो डायमीटर्स हैं उसको मेजरमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वो मानते हैं कि जो पेल्विक कैविटी है वो राउंडेड होती है, और सारे के सारे इसके डायमीटर, चाहे वो एपी हो, ओब्लिक हो या ट्रांसवर्स हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? 12 सेंटीमीटर होते हैं। अब आते हैं डायमीटर्स ऑफ आउटलेट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमंड शेप्ड जो हमारी आउटलेट है उसमें 3 डायमीटर हो सकते हैं। अगेन एपी मतलब एंटीरो पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर की यदि बात करें तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की जो लोअर एंड है वहाँ से शुरू होकर सैक्रोकोक्सीजियल जोड़ तक होता है, और आउटलेट में ये सबसे बड़ा डायामीटर है जिसका मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो प्रसव के दौरान कोक्सिक्स थोड़ा पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसलिए यही वाला वो मेजरमेंट है जो डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा स्पेस हमें अवेलेबल करवाता है। उसके बाद आता है ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर में कोई निश्चित पॉइंट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट उसका नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम ये मानते हैं कि जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है उसके बीच में ओब्लिक डायमीटर होता है, और ये 12 सेंटीमीटर का होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर की यदि बात करें तो ये इस्चियल स्पाइन्स जो होंगे दोनों, उनके बीच में होता है, और ये 10 से 11 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये एक पेल्विक कैविटी का सबसे कम या नैरो डायमीटर होता है जहाँ से डिलीवरी होनी होती है फिटल हेड की, और ये पेल्विक डायमीटर सबसे कम पेल्विक डायमीटर मान सकते हैं, और इस्चियल स्पाइन के लेवल पर होता है। उसके बाद अगर हम इनको एक टेबल के फॉर्म में देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रिम है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर, ब्रिम का ओब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर है। कैविटी के तीनों ही डायमीटर 12 सेंटीमीटर हैं, और आउटलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर होता है, ओब्लिक अगेन 12 है, और ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर है। टाइप्स ऑफ पेल्विस की यदि बात करें तो जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो गायनिकोइड पेल्विस के ही होते हैं। प्लेटिपॉइड भी हो सकता है, बट उसमें प्लेटिपॉइड में, एंड्रॉइड में और एंथ्रोपॉइड में थोड़ा सा एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है, और वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, तो उन केसेस में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। अगर इनकी हम डिटेल देखें तो हमें पता लगेगा कि जो गायनिकोइड का पेल्विस का जो ब्रिम है वो राउंडेड होता है, एंड्रॉइड का हार्ट शेप, एंथ्रोपॉइड का लॉन्ग ओवल एंड प्लेटिपॉइड का किडनी शेप। इसी प्रकार जो 4 पेल्विस है, मतलब जहाँ से पेल्विस की शुरुआत होती है उसमें ज़्यादा स्पेस गायनिकोइड में होता है, एंड्रॉइड और एंथ्रोपॉइड दोनों नैरो होती हैं और प्लेटिपॉइड वाइड होती है। साइड वॉल्स की बात करें तो गायनिकोइड में स्ट्रेट होंगी तो डिलीवरी के लिए ईजी है, बट एंड्रॉइड में वो कन्वर्जेंट होंगी, आगे की ओर होंगी, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड में डाइवर्जेंट होंगी। इस्चियल स्पाइन गायनिकोइड में ब्लंट है, बट एंड्रॉइड में प्रोमिनेंट है,
एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड में भी ब्लंट है। शियाटिक नोच गायनिकोइड में राउंडेड है, एंड्रॉइड में नैरो, एंथ्रोपॉइड में वाइड और प्लेटिपॉइड में भी वाइड। सब प्यूबिक एंगल की यदि बात करें तो सब प्यूबिक एंगल गायनिकोइड में परफेक्ट है 90 डिग्री, एंड्रॉइड में 90 डिग्री से कम है और एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड में 90 डिग्री से ज़्यादा है। इंसिडेंस की यदि बात करें यानी कितने परसेंट चांस होते हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो ज़्यादातर 50% केसेस में गायनिकोइड पेल्विस होती है, 20% केसेस में एंड्रॉइड होगी, 25% में एंथ्रोपॉइड होगी और 5% केसेस में प्लेटिपॉइड होगी। तो इनमें भी ज़्यादातर चांस होंगे कि इन तीनों में केसेस में हमें सीजरियन सेक्शन करना पड़ सकता है, नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट होगी। कुछ अदर वेरिएशंस देखें तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे एक टाइप की पेल्विस आती है, बहुत ही रेयर है वैसे तो, हाई एसिमिलेशन पेल्विस। ये उस समय होता है कि जब जो फिफ्थ हमारा लंबर वर्टिब्रा है वो फ्यूज हो जाता है सेक्रम के साथ, और इस कारण जो इंक्लाइनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण जो फीटल हेड है वो एंगेज नहीं हो पाता। अगर एंगेज एक बार हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। डिफॉर्म्ड पेल्विस, कुछ डिफॉर्म्ड पेल्विस भी होती हैं जो जन्मजात हो सकती हैं, किसी भी कारण से एक प्रकार की कॉन्जेनाइटल एनोमली हो सकती है उसके अंदर, उनमें भी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है, सीजरियन करना पड़ता है। जिसमें एक एग्जांपल आता है नेग्लीज पेल्विस। ये एक जन्मजात विकार है जो त्रिकास्तीय अर्थात जो हमारा सेक्रम है उसका एक साइड का जो विंग है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण जो पेल्विस है वो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है और आउटलेट भी स्ट्रेट हो जाता है, उसके कारण नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। एक टाइप रॉबर्ट्स पेल्विस आती है जो भी काफ़ी रेयर है, बट वहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जो दोनों विंग्स हैं सेक्रम के वो दोनों नहीं होते हैं और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती है, और इसमें भी डिलीवरी कैसी होगी, सीजेरियन करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने एक वर्ड बोला था इंक्लाइनेशन, तो पेल्विक इंक्लाइनेशन क्या है? जब एक फीमेल सीधी खड़ी होती है तो पेल्विस एक एंगल पे होती है, ठीक है ना, उससे ही हम पेल्विक इंक्लाइनेशन कहते हैं। जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वो जस्ट हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर होता है नॉर्मल, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है तो, और पेल्विक ब्रिम झुका हुआ होता है, एक एंगल होता है। यदि हम सेक्रल प्रोमोन्ट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो अपर पोर्शन है वहाँ से एक लाइन खींचें तो वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा। इसी प्रकार यदि पेल्विक कैविटी यानी जो हमारा सेक्रम है उसके बीच से लेकर अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच तक एक लाइन खींचें तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और यदि महिला लेटी हुई स्थिति में है तो ये सेम एंगल बनेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। तो जब हम पेट की जांच करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस एंगल पे पेल्विस होगी। अब आते हैं पेल्विक प्लेन्स एंड एक्सिस। तो प्लेन्स क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं। 3 प्लेन्स होते हैं, एक ब्रिम के लेवल पे, एक कैविटी के लेवल पे और एक आउटलेट लेवल पे। इसी प्रकार एक कैरस वक्र होता है या कैरस कर्व होता है। जो पेल्विक कैविटी है उसका जो कर्व है उस कर्व में एक इमेजिनरी लाइन होती है और इसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू जो फीटस है वो डेवलप होता है, डिलीवर होता है, ठीक है ना। ऐसे तो ब्रिम आउटलेट हो ये होता हुआ ये जो एंगल बना इसे ही हम कैरस कर्व कहते हैं। अब फाइनली आता है हमारे पास पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर क्या है? ये एक प्रकार का मसल्स और फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक फ्लोर होता है। ये झूले की तरह ऐसे सपोर्ट करता है पेल्विक ऑर्गन्स को, ठीक है ना। बहुत सारी मसल से बनता है, इसी में से ही जो होल्स होते हैं हमारे यूरिनरी यूरिथ्रा के, वेजाइना के और रेक्टम के। फंक्शंस या कार्य क्या है पेल्विक फ्लोर के? पेल्विक फ्लोर जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं और जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग होती हैं मसल्स और लिगामेंट। इनकी जो मसल्स होती हैं वो मिक्सचुरेशन में, मल त्याग में, डेफिकेशन में इनका नियंत्रण करती हैं क्योंकि इनके स्फिंक्टर्स बनाती हैं
और इसी प्रकार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें भी ये मसल्स हेल्प करती हैं। प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान भी जो पेल्विक फ्लोर है वो उसको डिलीवरी के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, और उस समय ये जो मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं थोड़े से लूज हो जाते हैं ताकि डिलीवरी आराम से हो सके। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारे पेल्विक फ्लोर की। पेल्विक फ्लोर की मसल्स की यदि बात करें तो पेल्विक फ्लोर में दो ग्रुप होते हैं मसल्स के, सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। सुपरफिशियल मसल्स में 5 मसल्स होती हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये वाला, एनसर्कल्स द एनस एंड अटैच्ड बिहाइंड बाय द फ्यू फाइबर्स टू द कॉक्सिक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एनल स्फिंक्टर। एक ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होती है जो ट्यूब्रोसिटी से आती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से, और पेरिनियम पर अटैच होती है, ये दोनों साइड से आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा बल्बो कैवर्नस मसल है। बल्बो कैवर्नस मसल अगेन पेरिनियम से शुरू होती है और क्लाइटोरिस तक जाती है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है ना, जो पार्ट है क्लाइटोरिस का। इसी प्रकार एक इस्चियो कैवर्नस मसल है। इस्चियो कैवर्नस मसल इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से शुरू होती है और ये भी कॉर्पोरा कैवर्नस के अंदर इंसर्ट होती है। इसके बाद एक 5वीं मसल आती है मेम्ब्रेनस स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा। ये जस्ट यूरिथ्रा को पूर्ण एनसर्कल करती है। द यूरिथ्रा इज कंपोज्ड ऑफ दिस मसल, एंड ये क्या करेगी कि जो यूरिथ्रा है उसके जो आउटलेट है उसको कंट्रोल करती है कि किस समय यूरिनेशन के लिए जाना है। इट इज नॉट ए ट्रू स्फिंक्टर, क्योंकि ये पूरा इनसर्कल नहीं करता है, बट स्टिल ये क्लोज कर सकता है यूरिथ्रा को जब हमें ज़रूरत होती है। डीप लेयर मसल्स की यदि बात करें तो डीप लेयर में हमारे पास 3 पेयर है मसल की, यानी 6 मसल्स हैं, और इनको, इस पूरे ग्रुप को हम लेवेटर एनाई बोलते हैं। लेवेटर एनाई मसल का मतलब क्या है कि जो एनस को एलिवेट कर सकें, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आता है प्यूबो कोक्सीजियस मसल, ठीक है। प्यूबो कोक्सीजियस मसल पासेज फ्रॉम द प्यूबिस टू कोक्सिक्स, ठीक है। तो ये प्यूबो कोक्सीजियस मसल है। उसके बाद आती है हमारे पास इलियो कोक्सीजियस मसल, जो इलियम से शुरू होती है और कोक्सिक्स तक जाती है। और तीसरे नंबर पर आती हैं इस्चियो कोक्सीजियस मसल, जो इस्चियल स्पाइन से शुरू होती हैं और पीछे कोक्सिक्स तक, और कुछ पार्ट जो हमारा सेक्रम के लोअर पार्ट से भी अटैच होता है। पेल्विक फ्लोर मसल से तो बना हुआ है ही मेनली, बट बीच बीच में उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं जो बीच में बचे हुए गैप को फिल करते हैं। ये एक लूज एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है। बल्बो कैवर्नस, इस्चियो कैवर्नस और जो ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल हैं उनके बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर ये टिश्यू होता है। उसको हम, जो एक स्पेस बनता है उसे हम त्रिकोणीय लिगामेंट या ट्रायंगुलर लिगामेंट भी कहते हैं। उसके बाद एक बॉडी है, एक पार्ट है पेल्विक फ्लोर का, पेरिनियल बॉडी, ठीक है ना। ये पेरिनियल बॉडी काफ़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जो मस्कुलर अटैचमेंट और एक फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। ये पिरामिड शेप की होती है जिसका साइज लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। काफ़ी जो मसल्स पेल्विक फ्लोर की हैं वो इससे अटैच होती हैं, ठीक है, और एक जुड़ाव महसूस करती हैं, एक सपोर्ट महसूस करती हैं सब। तो ये सारी की सारी डिटेल हमारी हुई फीमेल पेल्विस के बारे में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में इसी से ही आते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को देखें और समझें।